आपको ब्लू स्क्रीन के बारे में बताएंगे, जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। ये ब्लू स्क्रीन क्या है? आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर अचानक से बंद हो गया, जिससे विंडोज सॉफ्टवेयर पर काम करने वाले दुनिया भर के तमाम आईटी सिस्टम्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बंद हो गए और उनकी स्क्रीन कुछ इस तरह से ब्लू हो गई, यानी नीले रंग की स्क्रीन हो गई। इस ब्लू स्क्रीन को ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं, जिसमें ब्राउजर सिस्टम के क्रैश होने के बाद कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट के मोड में चला जाता है और यह घटना इतनी अप्रत्याशित होती है, अचानक होती है कि इसे कंप्यूटर की या सॉफ्टवेयर की मृत्यु के समान ही माना जाता है। और आज दुनिया में बिल्कुल यही हुआ है। दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स थे उन सब की स्क्रीन आज नीली हो गई, कुछ इस तरह से जैसे इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सब कंप्यूटर्स का एक ही रंग, एक ही स्क्रीन। आज माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ने दुनिया भर के आईटी सिस्टम्स और कंप्यूटर्स की सांसें रोक दी और इस सर्वर के ठप होने से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान और भारत समेत दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बुरी तरह से अफरा तफरी मच गई और इसका सबसे ज्यादा असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला। देखिए, पूरी दुनिया की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। दुबई क्या, मुंबई क्या, पेरिस क्या, सिंगापुर क्या। सर्वर की ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज इस सर्वर के कारण दुनिया भर में 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जिनमें सबसे ज्यादा 500 से ज्यादा उड़ानें अमेरिका में रद्द हुई हैं और भारत में भी 50 से ज्यादा फ्लाइट्स आज रद्द हुई हैं। इसके अलावा कई देशों में रेल और मेट्रो सेवाएं जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। बैंकिंग सेवाएं ठप हो गई और यहां तक कि जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों में एटीएम मशीन से लेकर कई टीवी चैनल्स भी बंद हो गए और इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। और जिस टेक्नोलॉजी पर इंसान पूरी तरह से अब निर्भर होता जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी कैसे अचानक से धोखा दे सकती है, कैसे वो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को उसके घुटनों पर ला सकती है, ये आज उसका एक ट्रेलर भर है। तो देखिए कैसा दिन था आज। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स ठप हो गए, फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, लंबी लंबी लाइन एयरपोर्ट्स पर लग रही हैं, बैंकों में लंबी लाइन लग रही हैं, बैंकिंग सेवाएं ठप हो रही हैं, सारे कंप्यूटर्स इस तरह से नीले हो गए हैं और पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के सामने बिल्कुल असहाय होकर इस टेक्नोलॉजी के सामने अपने घुटनों पर आ गई है। ये बड़ा अजीब सा दिन था। ये एक बहुत नई चीज आज देखने को मिली है। अब आप ये देखिए कि इस घटना ने कैसे दुनिया के बड़े बड़े देशों को, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि ये पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये सारे के सारे देश आज अपने घुटनों पर थे। आज सिर्फ एक सर्वर के ठप होने की वजह से पेरिस ओलंपिक्स के आईटी ऑपरेशंस भी बंद हो गए। ब्रिटेन का मशहूर न्यूज चैनल स्काई न्यूज 3 घंटे तक ऑफ एयर रहा, जबकि ब्रिटेन में ही एक और न्यूज चैनल, एक और टीवी चैनल जिसका नाम है CBBC, ये भी कुछ देर के लिए बंद हो गया।
जर्मनी के अस्पतालों में नॉन इमरजेंसी ऑपरेशंस रद्द कर दिए गए। पोलैंड में दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनल की सेवाएं बाधित हो गई। ब्रिटेन में नेशनल रेल का आईटी सिस्टम बंद हो गया। यूरोप के कई देशों में टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स की सेवाएं ठप हो गई। न्यूजीलैंड की संसद का कंप्यूटर नेटवर्क क्रैश हो गया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे सुपरमार्केट्स के कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स अचानक से बंद हो गए और बहुत सारे देशों में एटीएम मशीन्स और क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट की सेवाएं बंद हो गई। यानी आप ना तो पैसा निकाल सकते हैं, ना अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लंदन में स्टॉक एक्सचेंज की सेवाएं ठप हो गई और आज भारत के हैदराबाद और बेंगलुरु शहर में भी कई बड़ी कंपनियों में कामकाज ठप हो गया और इनमें भी इस संकट का सबसे ज्यादा असर हवाई सेवाओं पर हुआ है, जिसे आप आज इन दो तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अब आपको भारत की तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर दिल्ली हवाई अड्डे की है, दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां डिस्प्ले सिस्टम क्रैश होने के बाद फ्लाइट से जुड़ी सारी जानकारियां एक व्हाइट बोर्ड पर हाथ से लिखकर दी गई। आपने आखिरी बार किसी हवाई अड्डे पर डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड की बजाय इस तरह का हाथ से लिखा हुआ बोर्ड कब देखा होगा? जबकि दूसरी तस्वीर एक बोर्डिंग पास की है, जिसमें यात्री का नाम और फ्लाइट से जुड़ी सारी जानकारियां हाथ से लिखी गई हैं, क्योंकि आज कंप्यूटर्स काम नहीं कर रहे, प्रिंटर्स काम नहीं कर रहे। और इन तस्वीरों से आपको यह पता चलेगा कि आज एक सर्वर के ठप हो जाने से हम उसी दौर में पहुंच गए जहां एक जमाने में सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था। जरा याद कीजिए 1990 का वो दशक, तब हमारे देश में पूरी दुनिया में ऐसे ही तो लिखा जाता था। फ्लाइट की टिकट्स पर भी हाथ से ही लिखा जाता था। सारी जानकारियां इसी तरह बोर्ड पर हाथ से लिखी जाती थी। अब आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूं, ये 1990 के दशक का है, जब भारत के हवाई अड्डों पर यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास दिए जाते थे और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अलग अलग एयरलाइंस ने अपने यात्रियों को हाथ से लिखे बोर्डिंग पास दिए और इस दौरान देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहां जाएं। तो देखिए, अचानक से हम 1990 के दशक में पहुंच गए। अचानक से 35-40 साल पुराने युग में पहुंच गए, जहां वाकई में पहले सब कुछ हाथ से ही होता था। टिकट हाथ से ही लिख कर बनाकर आपको दी जाती थी और आज अचानक से हम उसी युग में पहुंच गए। इस तस्वीर में आप जरा उस कंप्यूटर को देखिए जिस कंप्यूटर पर यह काम किया जा रहा है। किस पुराने जमाने का कंप्यूटर ये आपको लगेगा आज 1990 के दशक में। एयरपोर्ट्स पर चेक इन, चेकआउट, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, बोर्डिंग पास, बैगेज हैंडलिंग, एयरलाइन के एप्स, फैसिलिटी मैनेजमेंट और एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए जिस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होता है, वो इस घटना में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर क्रैश होने की वजह से पूरी तरह से ठप हो गया और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और भोपाल समेत कई एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को बहुत भारी परेशानी का सामना आज करना पड़ा। लखनऊ एयरपोर्ट पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लाइट 2 घंटे तक आज रुकी रही। तो देखिए, सरकारों को भी, मंत्रियों को भी काफी परेशानी हुई। और अब भी अगर आप इंडिगो, आकाशा एयर, विस्तारा या एयर इंडिया से हवाई यात्रा करने वाले हैं और आपने पहले से फ्लाइट का टिकट बुक करा लिया है, तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। यानी आप ये समझ लीजिए, अगर आप कोई भी हवाई यात्रा करने वाले हैं, चाहे वो इंडिगो है, चाहे वो स्पाइस जेट है, चाहे वो विस्तारा है, कोई भी एयरलाइन है, तो आपको पहली बात जो याद रखनी है वो ये कि आपको ये चेक करना है कि कहीं आपकी फ्लाइट का समय बदल तो नहीं गया है। इसलिए घर से निकलते समय, एयरपोर्ट्स के लिए जब आप निकलते हैं, उससे पहले ये पक्का चेक करके निकलिए कि आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। हो सकता है कि आपकी फ्लाइट लेट हो जाए या कैंसिल हो जाए। और दूसरा, आप अपनी फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से कम 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस जो सिस्टम में आज खराबी आई है, इसकी वजह से जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत धीमी हो गई है। भारत में संकट से कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के सर्वर भी प्रभावित हुए हैं, जिससे उन लोगों को परेशानी हो सकती है जिन्होंने डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट अगले कुछ दिनों में ली हुई है या जो अपनी मेडिकल रिपोर्ट ऑनलाइन देखना चाहते हैं। हालांकि भारत में रेल सेवाओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बैंकिंग सेवाएं भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई हैं। और भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत सरकार लगातार माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है और इस मामले में सरकार की एक रिस्पांस टीम जल्द ही नई टेक्निकल एडवाइजरी
जारी करेगी, जो खास तौर पर उन प्राइवेट कंपनियों के लिए होगी जहां आज की घटना से कामकाज ठप हो गया और इनमें ज्यादातर कंपनियां आईटी कंपनियां हैं जो बेंगलुरु, हैदराबाद और गुरुग्राम में काम करती हैं। आज हमारी गोवा से दिल्ली फ्लाइट थी और फ्लाइट में काफ़ी डिले था, सर्वर डाउन बता रहे थे और काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई थी। और आज ये हाथों से बनाया हुआ है बोर्डिंग पास है, हाथों से बना हुआ बोर्डिंग पास है। बहुत प्रॉब्लम है और नाम भी गलत लिखे हुए थे, ऊपर आके और समस्या हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है। टिकट काउंटर से नहीं बन पा रहे। ऑनलाइन कट रहा है, ऑनलाइन दिखा रहा है टिकट, ऑनलाइन दिखा रहा है, बुक हो रहा है, बहुत हाई है, रेट बहुत हाई है। यहाँ के काउंटर पर मिल जाएगा, ये है वो है, फिर आए यहाँ पर तो कहता है कि नहीं सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन बोल रहा है, क्या कहा जाएगा। ये क्रैश हुआ है, ये हमारे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, हमारे को हर लेवल पे इसकी तकलीफ आने वाली है और आई थिंक इसका निवारण होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी हो सके इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। ఎయిర్వేస్ కి సంబంధించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైక్రోసాఫ్ట్ తాలూకా సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి అజూర్ అన్న సాఫ్ట్వేర్, క్లౌడ్ సాఫ్ట్వేర్, దాంట్లో చిన్న సమస్య వచ్చింది. దానివల్ల ప్రధానంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్స్ కి ఎక్కువ సమస్య వస్తుంది. నేను ఇప్పుడే మా తాలూకా సెక్రటరీతో కూడా మాట్లాడాను. మన భారతదేశంలో ఆ సమస్య ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఫ్లైట్లన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా తిరగడానికి టెక్నికల్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ నుంచి మాన్యువల్ సిస్టమ్ కి మూవ్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దాని మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతానికి భారతదేశంలో దానికి సంబంధించి ఇబ్బంది లేదు. इतने ज़्यादा हम डिपेंडेंट हो रहे हैं कंप्यूटर्स पे और सिस्टम्स के ऊपर कि ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था। और मेरी एडवाइस यही है सबको कि आप जब भी टिकट करें, कई लोग अब सिर्फ मोबाइल के ऊपर ही सारा कुछ रखते हैं, मेरी एडवाइस ये है प्रिंट आउट लेके रखें। एक पैसेंजर मैनिफेस्ट बनता है हर फ्लाइट का और वो कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से प्रिंट आउट होता है, तो उस मैनिफेस्ट के बेसिस पे मैन्युअली बड़े आराम से बोर्डिंग कार्ड हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि इस घटना को लोग टेक्नोलॉजी का कोरोना वायरस क्यों कह रहे हैं। आपको याद होगा जिस तरह कोरोना वायरस के संक्रमण ने पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा दिया था, जो काम कोरोना वायरस ने इंसान के शरीर के साथ किया था, वही काम ये वायरस कंप्यूटर के साथ कर रहा है। और ठीक उसी तरह से आज टेक्नोलॉजी के इस कोरोना वायरस ने दुनिया के कई देशों में माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटिंग सर्वर्स को डाउन कर दिया और इसी के कारण दुनिया के करोड़ों कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और आईटी सिस्टम्स आज क्रैश हो गए या समझ लीजिए कि अस्पताल में चले गए। जैसे ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, स्काई न्यूज एक बड़ा चैनल है ब्रिटेन का और आज स्काई न्यूज ऑफ एयर हो गया कुछ घंटों के लिए और उसने बाकायदा अपने दर्शकों से कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन इस टेक्निकल खराबी की वजह से हम अपना ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि यह संकट माइक्रोसॉफ्ट के कारण पैदा नहीं हुआ, बल्कि इस संकट के लिए अमेरिका की एक दूसरी कंपनी, एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जिम्मेदार है और उस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया भर के हार्डवेयर और बड़ी बड़ी कंपनियों के डेटा और उनके आईटी ऑपरेशंस को साइबर अटैक से बचाने का काम करती है और इनमें भी जो कॉरपोरेट कंपनीज हैं उनके नेटवर्क से कनेक्ट होने वाले कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए यह कंपनी अपनी सेवाएं देती है। और आज भी इस कंपनी ने अपने एक सॉफ्टवेयर को लेकर एक अपडेट भेजा था
जिसके कारण विंडोज पर काम करने वाले तमाम आईटी सिस्टम्स ठप हो गए और ये इतना बड़ा संकट पैदा हो गया। तो ये एक अपडेट की वजह से हुआ। और भी सरल शब्दों में कहें तो दुनिया भर में ज्यादातर बड़ी कंपनियां क्लाउड नेटवर्क पर काम करती हैं, जिसमें इन कंपनियों का डेटा उन्हीं के सर्वर पर सुरक्षित रहता है और ये सर्वर अलग अलग टेक्नोलॉजी कंपनियों के हो सकते हैं। जैसे इस मामले में जिस प्लेटफॉर्म के लिए एंटीवायरस का अपडेट रिलीज हुआ, उस प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट अज्योर कहते हैं। इसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आज एक अपडेट रिलीज किया गया था, जिसके कोड में कुछ गड़बड़ी थी और इसी गड़बड़ी के कारण माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्वर पर काम करने वाले दुनिया भर के आईटी ऑपरेशंस, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बंद हो गए और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर ने डिजिटल वर्ल्ड की सांसें रोक दी और यह भी बता दिया कि टेक्नोलॉजी पर इंसानों की बढ़ती निर्भरता असल में बहुत खतरनाक भी हो सकती है। हालांकि आज यहां रशिया और चीन की बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि इन दोनों देशों पर आज के इस संकट का कोई असर नहीं हुआ और जिस चीन से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था, वो चीन आज टेक्नोलॉजी के इस कोरोना वायरस से साफ बच गया। रशिया और चीन दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो वर्ष 2002 में ही इस बात को समझ गए थे कि भविष्य में अगर वो टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों पर निर्भर रहेंगे तो इससे एक न एक दिन उन्हें नुकसान हो सकता है और वो दुनिया में उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जहां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और उनकी व्यवस्थाएं अमेरिका की होंगी, पश्चिमी देशों की होंगी, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और यूरोप पर इन सारे देशों को निर्भर होना पड़ेगा। और इसी खतरे को देखते हुए रशिया और चीन ने अपनी खुद की स्वदेशी टेक्नोलॉजी को विकसित किया और उसी का नतीजा है कि आज जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से दुनिया के इतने सारे देशों की अर्थव्यवस्थाएं बैठ गई, तब इस टेक्नोलॉजी वाले भूकंप के झटके चीन और रशिया में ना के बराबर महसूस हुए और इसीलिए आज हमारा देश रशिया और चीन से काफी कुछ सीख सकता है। इस समय पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा सर्वर्स हैं। जो क्लाउड नेटवर्क आज प्रभावित हुआ, उस नेटवर्क का इस्तेमाल वॉलमार्ट, कोका कोला, एचपी और यहां तक कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी करती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यह घटना इतनी व्यापक क्यों बन गई और इसका इतना ज्यादा असर क्यों हुआ है। इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत पूरी तरह से पश्चिमी देशों की इन बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनियों पर निर्भर है और यह निर्भरता भारत के लिए अच्छी नहीं है। भारत दुनिया के उन देशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां हमारे अलग अलग आईटी ऑपरेशंस, भारतीय रेल और बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स पर कई साइबर अटैक्स पहले भी हो चुके हैं। वर्ष 2022 में लगभग 14 लाख साइबर अटैक्स हमारे ऊपर हुए और इन हमलों में भी मुख्य रूप से देश के थर्मल पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जिससे पता चलता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये टेक्नोलॉजी एक नए वॉरफेयर का रूप लेती जा रही है। वॉरफेयर मतलब ये भी एक तरह का एक तरीका है युद्ध करने का, और ये किसी देश पर अगर आपको आज हमला करना हो, किसी देश को के ऊपर आपको अटैक करना हो, तो जरूरी नहीं है कि वो हमला मिसाइल से होगा, हथियारों से होगा, बंदूक से होगा, गोलियों से होगा। अब वो हमला कुछ इस तरह भी हो सकता है कि आप किसी देश के सारे पावर प्लांट्स को बंद कर सकते हैं, किसी देश के पूरे रेलवे सिस्टम को बंद कर सकते हैं, किसी देश के पूरे सर्वर्स को ऐसे बंद कर सकते हैं कि ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर पाएगी, ना उस देश का कोई फाइटर जेट टेक ऑफ कर पाएगा, ना कोई हथियार चल पाएगा, ना कोई मिसाइल आप इस्तेमाल कर पाएंगे। सब कुछ ठप हो जाएगा। आपका पूरा की पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा, आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे। और ये वो वॉरफेयर है जिसमें बिना हथियारों का इस्तेमाल किए किसी भी देश की पूरी व्यवस्था को बर्बाद किया जा सकता है। और इस बात को आप रशिया और यूक्रेन के इस उदाहरण से समझिए। वर्ष 2015 में रशिया ने यूक्रेन के पावर ग्रिड को हैक कर लिया था, जिसके कारण यूक्रेन में 6 घंटे तक बिजली चली गई और ब्लैकआउट हो गया। और इस दौरान कई अस्पतालों में बिजली न होने की वजह से लोगों का इलाज नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। और इस साइबर अटैक में रशिया पूरी तरह से बेबस हो गया था और इसीलिए हमने आपसे ये कहा कि नए युग का ये नया वॉरफेयर है जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार है। तो कैसे रशिया ने यूक्रेन को बिल्कुल असहाय कर दिया था, तो ऐसा कोई भी देश अब किसी अपने दुश्मन देश पर कर सकता है।
इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें वर्ष 2015 में आई फिल्म ब्लैक हैट काफी चर्चित रही थी। उसकी कहानी ऐसी ही थी। इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक हैकर एक देश के न्यूक्लियर पावर प्लांट को हैक करके उसमें एक बड़ा धमाका कर देता है और इसके बाद उस देश में न्यूक्लियर रेडिएशन से कई लोगों की मौत हो जाती है। और यह फिल्म इस मकसद से बनाई गई थी ताकि लोगों को यह बात समझ में आए कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भरता युद्ध में किसी भी देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। और आज की घटना में भी यही सबक छिपा हुआ है। और आज आप देख लीजिए, हमारे ज्यादातर जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारे गैजेट्स हों, वो सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सर्वर से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि अब तो हमारी गाड़ियां भी, कार भी इंटरनेट से चल रही हैं, सर्वर से जुड़ी हुई हैं। और सोचिए, अगर कभी किसी ने इन सब सर्वर्स को हैक कर लिया, हमारी गाड़ियों को हैक कर लिया, हमारे मोबाइल फोन्स को हैक कर लिया, हमारे जो आईटी सिस्टम्स हैं उन्हें हैक कर लिया, तो पूरा की पूरा देश जहां है वहीं रुक जाएगा। और ऐसा कई घंटों के लिए भी हो सकता है और कई दिनों के लिए भी हो सकता है। और टेक्नोलॉजी के फायदे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ नुकसान हैं जिनके बारे में इंसान सोचते नहीं। इस तरह का नुकसान टेक्नोलॉजी के जरिए हमें हो सकता है। इसलिए आज का जो दिन है, ये याद रखने वाला दिन है। आज के दिन से पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए और भविष्य के लिए अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए। भारत के लिए इसमें सबक ये छिपा हुआ है कि भारत को अब अपना स्वदेशी नेटवर्क बनाना पड़ेगा और भारत को ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनियां हैं उन पर अपनी निर्भरता को अब कम करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर इस तरह के हमले और भी ज्यादा हो सकते हैं।